अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुस्फरा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो है पैथोलॉजी की गाइडलाइंस के हवाले से। थर्ड ईयर में आपने पैथोलॉजी को किस तरीके से स्टडी करना है। तो पैथोलॉजी के हमारे पास कितने पोर्शंस आ जाते हैं। एक है जनरल पैथोलॉजी, और उसमें हमारे पास इन्फ्लामेशन का टॉपिक आ जाता है, सेल इंजरी का टॉपिक है, और इसके अलावा इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है, जेनेटिक्स है, न्यूप्लेजिया है। और उसके अलावा आपके पास आती है, ये हो गई आपकी जनरल पैथोलॉजी। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास बैक्टीरियोलॉजी आ जाती है, वायरोलॉजी आ जाती है, पैरासाइटोलॉजी है, और इसके अलावा माइकोलॉजी है। और ये आपकी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो जो जनरल पैथोलॉजी है वो तो बहुत बेसिक सी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नियोप्लेजिया का है। नियोप्लेजिया में से 2 एमसीक्यू आते हैं, लेकिन जो मॉड्यूलर सिस्टम है ऑब्वियसली उसमें क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, लेकिन एमसीक्यू का भी मेजर पोर्शन नियोप्लेजिया से आएगा। इन्फ्लेमेशन रिपेयर से भी ज़्यादा आते हैं। वैसे जनरल पैथोलॉजी जो है ना वो आपका एक मेजर पोर्शन पेपर का कवर करती है। इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है, कंसेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना तो यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज़ ईजीली। और इसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक है दैट इज़ रॉबिन्स रिव्यू, उससे एमसीक्यू आपके बड़े आसानी से कवर हो जाते हैं। तो जो आप टॉपिक रीड करें साथ रॉबिन्स रिव्यू के एमसीक्यूज़ करें, उसकी जो आंसर्स की एक्सप्लेनेशन होती है वो रीड करें, और आपके एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और इसके अलावा जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स के लिए आपके पास नोट्स होते हैं, वो नोट्स से प्रिपेयर करनी होती है। इम्यूनोलॉजी जो है उसके भी नोट्स होते हैं, लेकिन आपने जो है इम्यूनोलॉजी को अपनी बुक से भी रीड करना है। जो आपकी लेविंसन है ना, बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के लिए लेविंसन फॉलो की जाती है। अब आपको कुछ सीनियर्स कहेंगे कि आप इसके लिए अनवर पढ़ सकते हैं, वो एक शॉर्ट लिस्टेड बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है। तो यू शुड नॉट, मतलब आप जब एक टॉपिक रीड करें ना तो आप उसको पहले लेविंसन से रीड करें। इफ़ यू वांट टू शॉर्ट लिस्ट द टॉपिक, आप लेविंसन पे करना चाहते हैं लेविंसन पे कर लें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड बुक के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन कर लें तो फिर आप अनवर पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पर्सनली लेविंसन को फॉलो किया था। और इसके अलावा जो बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी के लिए आपकी बुक बैक्टीरियोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में से मेन पोर्शन जो आपकी मेन चीज़ है वो बैक्टीरियोलॉजी है। दूसरे नंबर पे पैरासाइटोलॉजी की वेटेज है, फिर वायरोलॉजी और माइकोलॉजी की इक्वल वेटेज है। माइकोलॉजी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जबकि वायरोलॉजी का अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, और उसकी वेटेज भी इतनी नहीं है पेपर में। खैर, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बैक्टीरियोलॉजी जो आपने रीड करनी है ना, लेविंसन से पढ़ना है उसको, और टेबल्स आपने स्किप नहीं करने हैं, और जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो उसको ध्यान से करना है। फिर आपने उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, हीराज बैक्टीरियोलॉजी एक बुक मिलती है, उसके ऊपर आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं। ठीक है, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा पॉइंट शॉर्टलिस्ट करेंगे। और ये ना, एक आपको बात बताऊँ, जो बैक्टीरियोलॉजी के एमसीक्यूज़ आते हैं ना वो ज़रा ट्रिकी होते हैं। वो इस तरीके से ट्रिकी होते हैं कि एक तो होता है ना कि कोई एक आध ऐसा पॉइंट होता है, डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है, जो आपको हेल्प कर देता है कि जी पता चल जाता है कि आपको ये डिज़ीज़ फ़लाँ बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, मतलब एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, तो वो ना दोनों, फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग करते हैं 2 बैक्टीरिया। एक जो है वो 4-5 घंटे के बाद फूड पॉइज़निंग करता है, और एक 2-3 दिन बाद करता है। ठीक है? तो वो सिनेरियो में वही साइन एंड सिम्पटम्स होंगे, लेकिन वो इतना लिखेगा कि पार्टी थी कोई, तो उन्होंने वहाँ पे खाना खाया, फिर उसको वो कहेंगे 4 घंटे बाद, 4 आवर्स लेटर, या फिर 2-3 दिन, तो वहाँ से आपको डायग्नोस करना पड़ता है। तो इसलिए आपने इसकी कोई भी चीज़ फ़ज़ूल समझ के छोड़नी नहीं, ज़रा गौर से और अपने माइंड जो है ना उसको बहुत रिलैक्स करके और बहुत फ़ोकस्ड होके पढ़ना है, ताकि आपका कोई पॉइंट स्किप ना हो और आपके एमसीक्यूज़ गलत ना हो। और एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी बैक्टीरिया जो है ना वो आपने उसको माइनर समझ के नहीं छोड़ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो एमसीक्यूज़ आए थे वो ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज से आए थे जो हमने पढ़े ही नहीं थे कभी, लेविंसन पढ़ने के बावजूद। तो इसलिए आपने जो है वो तवज्जो कर लेनी है। और जो रॉबिन्स रिव्यू है ना उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्शंस का एक चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज़ दिए होंगे रॉबिन्स रिव्यू में, वो आपने करने हैं, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यूज़ हम लोगों को आए थे। हालांकि लेविंसन्स के अंदर वो नहीं मेंशन किए हुए थे। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज से आपने लेविंसन के एमसीक्यूज़ कर लिए। फिर लेविंसन की लास्ट पे ना एक्सरसाइज दी होती है बैक्टीरियोलॉजी से, काफ़ी 100+ एमसीक्यूज़ होंगे, वो आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, फिर आती है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी को भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम, मतलब वायरोलॉजी से भी समटाइम्स अजीब से एमसीक्यूज़ आते हैं, क्योंकि वायरोलॉजी एक बहुत बड़ा सा जो है ना पोर्शन है उसका, लेकिन उसकी वेटेज इतनी नहीं है, तो बच्चे जो हैं उसको फिर वो शॉर्ट लिस्टेड बुक से कर लेते हैं, लेकिन उससे भी फिर सारा कवर नहीं होता। वो एमसीक्यूज़ सिस्टम में हो सकता है कि आपका कवर हो जाए, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए आपको सारा ही पढ़ना पड़ता है। माइकोलॉजी एक छोटा सा टॉपिक है, वो ईजिली हो जाता है। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद थी। उसकी आपकी लाइफ साइकिल जो है आपने ज़रा गौर से देख लेने हैं।
और डायग्नोसिस जो है, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सबका ही सेम होता है। एक एक चैप्टर जो है ना आपका पैरासाइटोलॉजी का, उसका सेम होगा ट्रीटमेंट। पैरासाइटोलॉजी के शॉर्ट लिस्टेड नोट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, वहाँ से आप कर रहे हैं पैरासाइटोलॉजी तो आपकी सारी कवर हो सकती है। अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी कुछ लोगों को तसल्ली होती है ना, खुद ही पढ़ के शॉर्ट लिस्ट करें, तो आप वो कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। तो ये है आपकी इसके बारे में सारा जनरल पैथो और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। जो आपकी है ना जेनेटिक्स, उसको भी आपने थोड़ा सा रीड कर लेना है। उस जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ है ना रॉबिन रिव्यू के अंदर, वो बहुत अजीब हैं। स्पेशली जो है इम्यूनोलॉजी के, आपको लगता है कि आप तो कोई बहुत ही ज़्यादा कोई हाई लेवल की शायद बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके नोट से कवर नहीं होती, लेकिन आपने वो एमसीक्यूज़ करने हैं क्योंकि वहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत उठाए जाते हैं। ऐसे 20-30 एमसीक्यूज़ उठा के वो दे देते हैं रॉबिन्स रिव्यू से और एक्सरसाइजेज से भी। तो वो अपने एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और ना आपने जब पढ़ना है ना, तो जैसे माइक्रो है पढ़ रहे हैं आप या फिर रॉबिन्स पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो डायग्राम्स होती हैं ना, वो अपने अच्छे से देख लेनी है और साथ साथ देखती जानी है, क्योंकि बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी डायग्राम्स हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा 500 प्लस तकरीबन हो जाती हैं, जो आपने याद करनी होती हैं ऑस्पी के टाइम पे। फिर आपको मुश्किल हो रही होती है, मिक्स हो रही होती है। जब आप थ्रू आउट द ईयर उनको देखते जाते हैं, गो थ्रू कर रहे होते हैं अपनी बुक से, पेजेस से आप डायग्राम्स को देख लेते हैं एक नज़र, तो वो आपको चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है और आपको उसको डायग्नोस करने में प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो इसको आपने गौर से देख लेना है। बाकी जो आपके स्पेसिमेन पड़े होते हैं ना म्यूज़ियम के अंदर, वो भी देख लेने हैं, क्योंकि वो सारा साल आपको स्पेसिमेन दिखाते नहीं हैं और एट द एंड आपको वाइवा के अंदर सारा रख के आपका वाइवा हो रहा है। आपका वाइवा जो है ना वो आपकी बुक में से नहीं होना। आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू कि आपका वाइवा जो है ना वो रॉबिन्स और ये वो मुश्किल या इससे थोड़ी बहुत बातें पूछें, लेकिन जो आपसे जो चीज़ हर बच्चे से पूछी जाती है ना, मस्ट है, वो क्या है, जो आपसे डिफरेंट एगार्स होते हैं ना, वो आपको आपकी लैब्स में दिखाएंगे, ठीक है। क्लैड है, ब्लड एगार है, न्यूट्रेंट एगार है, वो सामने रखे होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स आपसे पूछते हैं। खैर वो जब आप अपने प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये बात कि आपने जो पढ़ा है ना अपनी बुक से, वो आपके रिटर्न तक ही है। जब आपने एमसीक्यू वो अपना वाइवा देने जाना है, प्रैक्टिकल देने जाना है, तो वहाँ पे सारा आपके प्रैक्टिकल से पूछा जा रहा होता है। वो अगार्स के बारे में पूछा जा रहा होता है, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में, स्पेसिमेन रखे होते हैं, स्पेसिमेन आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं, तो सारा आपका वाइवा इस चीज़ के ऊपर हो रहा होता है। थोड़ा बहुत जनरल पैथो से पूछ लेते हैं, माइक्रो से कम ही वाइवा होता है। तो इसलिए आपने प्रैक्टिकल्स ये चीज़ें जहन में स्टार्ट से रखें ना, तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट योर पैथोलॉजी। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है।